अगला हिस्सा है तो ये है रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल। इसका दूसरा नाम क्या बताया था? परमाणु मॉडल। और क्या नाम बताया था? ग्रही मॉडल। ये इतने नाम से किसी भी तरीके से पूछ सकता है इसकी क्या कमियां थी, है ना। जैसे प्लम पुडिंग मॉडल था तो उसमें तो बहुत सारी कमियां थी, तो ये नया प्रयोग करके देखा तो कुछ कमियां को दूर किया, इसमें भी कुछ कमी रह गई। क्या कमी रह गई तो इसको समझते हैं। कहीं नहीं जा रहा है भाई, ये तो बढ़ते जा रहा है। चलो इसमें समझते हैं क्या है। मान के चलते हैं कि ये जो हमारे पास बना है एक परमाणु है, उसके हिसाब से परमाणु का मॉडल है। तो उसके परमाणु के मॉडल में जो बीच का भाग था वो क्या था? नाभिक। ये छोटा सा बनाया हूं ना, उसमें पढ़े कि नाभिक सूक्ष्म होता है, धनावेशित होता है, समस्त द्रव्यमान इसमें केंद्रित होता है। तो ये इतना बड़ा नाभिक, उसमें से ये छोटा सा भाग, ये इतना बड़ा मान लो परमाणु, उसमें से ये छोटा सा भाग क्या कहलाया? नाभिक कहलाया। ठीक है। अब इस नाभिक का जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चारों तरफ चक्कर लगाता है, ऐसे घूमता है चारों तरफ, उसी प्रकार जैसे कि ग्रह घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ। ठीक है। तो जो इसके आलोचना करने वाले थे वो पूछने लगे रदरफोर्ड से कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर लगाएगा तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। किसको उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों को। क्योंकि एक त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। यदि आवेश चला, है ना, उसकी दिशा बदली या वेग बदला तो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगें। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है वृत्ताकार मार्ग में तो यह भी त्वरित आवेश कहलाता है। कैसा आवेश कहलाएगा? त्वरित आवेश। जब त्वरित आवेश कहलाएगा तो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगें। जब विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो क्या होगी? कम, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन की जब ऊर्जा उधर जा रही, विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब एक ऊर्जा निकालना, जब ऊर्जा निकल रही तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? कम। जब इसकी ऊर्जा कम होगी तो इसका मार्ग क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। माने ये ऐसा, जैसे ये घूम रहा है तो अगले स्टेप में जब इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी तो ऐसे छोटा चक्कर लगाएगा, फिर और ऊर्जा कम हो जाएगी तो इस तरह से और छोटा चक्कर लगाएगा, और ऊर्जा कम होती जाएगी, इस तरह से छोटा चक्कर लगाते लगाते इसके नाभिक के अंदर भी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, इसमें धनावेश होता है, नाभिक इसको खींच रहा है। ठीक है। तो इस तरह से सर्पिलाकार मार्ग में ये क्या हो जाएगा? सर्पिलाकार, इसको जो मार्ग बना है ना उसका मार्ग का नाम क्या हो गया? सर्पिलाकार मार्ग में, हाँ, चक्कर लगाते हुए क्या हो जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है। अब यही क्वेश्चन आया था अभी कि रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं अस्थायी क्यों थी, है ना। तो यही जवाब देना था। चित्र भी आप बना सकते थे और नहीं भी बना सकते थे, जरूरी नहीं है चित्र बनाना। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है और वह सर्पिलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हुए नाभिक में गिर जाएगा। अतः इसकी कक्षाएं क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं। समझ में आ गया? हाँ, क्या बोलोगे? तो चलो, इलेक्ट्रॉन ना चक्कर लगाता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जाती है, जिससे वह सर्पिलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हुए नाभिक में गिर जाता है। एक कमी ये थी। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर दूसरी कमी भी है। दूसरी कमी ये है कि जब ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न ही कर रहा है
तो विद्युत चुंबकीय तरंगें लगातार उत्पन्न होना चाहिए, सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए। सतत का मतलब बिना रुके, क्योंकि ये रुक नहीं रहा, ऐसा नहीं कि ठहर जाए फिर घूमे फिर ठहर जाए। तो जब ठहरेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को ना उत्पन्न करेगा। भाई मैं अभी बोला कि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। यदि ये लगातार घूमता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगें भी कैसे उत्पन्न करेगा? लगातार। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन से जो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उनका स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? सतत। लेकिन हमको जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कैसा मिलता है? रेखीय। रेखीय स्पेक्ट्रम का मतलब कटा हुआ, थोड़ा हो गया, तरंग मिली फिर बीच में नहीं मिली, फिर तरंग मिली फिर बीच में नहीं मिली, फिर तरंग मिली फिर नहीं मिली, ऐसे करके हमको स्पेक्ट्रम मिलता है। तो क्यों मिलता है भाई, इसकी व्याख्या नहीं कर सका वो, है ना। तो दूसरी कमी ये थी। फिर से बात करते हैं। फिर यहां पर जो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उसका स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? सतत, है ना। जैसे नल पानी गिराते हो नल की टोटी से तो दो तरह से चालू कर सकते हो, एक ऐसा कि वो टप टप गिरता रहे, और एक ऐसा कि हम उसको क्या कर दें, फुल कर दें और पूरा लगातार गिरता रहे। तो हम यहाँ पर मान रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन में तो कमी नहीं है, घूम रहा है, तो ये इसका स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? लगातार। लेकिन लगातार ना होकर के कैसा मिलता है? टूट टूट कर मिलता है। जब टूट टूट कर मिलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो दूसरी कमी क्या हो गई? यहीं से इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसका स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? सतत। लेकिन हमको कैसा मिलता है? रेखीय। तो हम ठीक है, ये क्यों मिलता है इसकी व्याख्या नहीं कर सका वो। तो दोनों चीज यदि ऊपर पढ़ दो तो दूसरा कमी हो जाएगा, नीचे पढ़ दो तो वो पहला कमी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसके मॉडल में कितनी कमियां हो गई? 2। तो चलो फिर से बात कर लेते हैं। दूसरी कमी क्या है? इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है जिसका स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, हाँ, लेकिन रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या वह नहीं कर सका कि क्यों होता है भाई ये। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह उसकी क्या हो गई? 2 कमियां हो गई। तो जब आपसे कमियां पूछे या फिर सीमाएं पूछे तब आपको दोनों लिखना है, और कभी कभी टुकड़े में भी पूछ सकता है कि इसका स्पेक्ट्रम रेखीय क्यों होता है या सतत क्यों नहीं होता है। तो ये चीजें आप बता सकते हो। क्लियर हो गया इतना?